अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? 11th क्लास के लिए मैंने 2.6 यूनिट प्रिपेयर की है। टॉपिक है आपका आज का फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी वेरियस स्टेजेस, कि कंपनी कैसे स्थापित होती है, उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे कि कंपनी होती क्या है। कंपनी क्या होती है? एक लीगल एंटिटी होती है, यानी जब किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है तो कानून के रूप में उसे मान्यता प्राप्त हो जाती है। उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व, जो कंपनी का अस्तित्व है वो कानूनी रूप से लीगल बन जाता है। ठीक है। लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन, इट इज टू बी फॉलोड। मतलब इस कंपनी को स्टार्ट करने के कुछ प्रोसेस हैं, वो हम अब पढ़ेंगे। स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन, कंपनी को किस तरह से चालू किया जाता है, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट कहता है आपका प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, थर्ड है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहले हम जानेंगे कि प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रमोशन मतलब जब एक व्यक्ति के माइंड में एक आइडिया आता है कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, वो प्रमोशन कहलाता है। ठीक है। अब जिसके माइंड में ये आइडिया आता है वो कौन कहलाता है? प्रमोटर्स। ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है, 1 पर्सन भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है, जिन्होंने ये सोच लिया है कि अब हमें एक कंपनी स्टैब्लिश करनी है। जब उनके माइंड में एक आइडिया आता है, फिर वे अपने आइडिया को कन्वर्ट करते हैं रियलिटी में, एक कंपनी या बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। वो 3 तरह के आइडिया, उनके 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। तीनों में से कुछ भी आइडिया हो सकते हैं। पहला वो सोचते हैं कि हमें ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा होता है बच्चे? ट्रेडिंग बिजनेस में ये होता है कि हमें सिर्फ फिनिश गुड्स ही लेनी है, जो तैयार माल है वो हमें सिर्फ सेल एंड परचेज करना है। ठीक है। कहीं से हमने तैयार माल उठा लिया, यानी यहाँ पे फिनिश गुड्स में बिजनेस हो। कहीं से हमने रेडीमेड माल उठा लिया और उसे बेच दिया। ठीक है। या फिर हमें मैन्युफैक्चर करना है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में आपको कच्चा माल लेकर, रॉ मटेरियल लेकर फिनिश गुड्स तैयार करना पड़ता है, यानी पूरा प्रोडक्शन करना पड़ता है। थर्ड आपका होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कौन सा होता है? जिसमें कि आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, जैसे कि बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, ये सब आपकी सर्विस में आती है। तो जो प्रमोटर होता है उसके माइंड में क्या आता है? प्रमोशन का एक आइडिया आता है। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ प्रमोशन। ठीक है। आगे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू गुथमैन एंड डगलस। उन्होंने एक, गुथमैन और डगलस थे जिन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। उस डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने कहा प्रमोशन स्टार्ट्स विद द कंसेप्शंस ऑफ द आइडिया फ्रॉम विच द बिजनेस इज टू evolve and continues down to the point at which the business is fully ready to begin operation as a going concern। कहता है कि एक पर्सन के माइंड में आइडिया आता है, वो आइडिया पर तब तक काम करता है जब तक कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर देता या कंपनी नहीं बन जाती। क्लियर? तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? गुथमैन एंड डगलस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रमोशन के आगे हम स्टेजेस पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस धीरे धीरे बताती जाऊंगी। तो बेटा आगे हम दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। गस्ट वन थे, उन्होंने क्या कहा कि प्रमोशन क्या होता है। उन्होंने प्रमोशन के बारे में क्या कहा? प्रमोशन में बी डिफाइंड एज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि जो प्रमोटर होता है, जिसके दिमाग में आइडिया आता है, वो क्या देखता है कि आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या है, किस चीज में आप बिजनेस कर सकते हो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? प्रॉफिट मिले। ठीक है। तो वो यही देखता है, और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने फंड लगा सकता है, कितनी प्रॉपर्टी हो सकती है, किस तरह से वो मैनेज करेगा, इन सारी चीजों को भी देखता है ताकि बिजनेस क्या कर सके, उसका पर्पस क्या? प्रॉफिट कमा सके। ठीक है। कोई भी प्रमोटर यही देखता है कि उसके पास किस फील्ड में जाना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें बिजनेस कर सके। ठीक है। पहले वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा,
बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी के बाद वो ये देखेगा कि बिजनेस करने के लिए उसके पास सोर्सेज है, कैपिटल है, पैसा है, फंड है, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है जहां उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसके पास मैनेजरल एबिलिटी भी होनी चाहिए। बिजनेस को चलाने के लिए प्रबंधक की क्षमता भी होनी चाहिए, चीजों को मैनेज करना भी आना चाहिए, ठीक है, तभी वो एक बिजनेस कर पाएगा। और साथ के साथ उसका पर्पस क्या होता है, देखो कोई भी बिजनेसमैन है वो सबसे पहले क्या देखता है कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, और वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट पे ध्यान देता है। क्लियर? अब देखो स्टेजेस पढ़ते हैं, स्टेजेस ऑफ प्रमोशंस। सबसे पहले तो बंदे के माइंड में, पर्सन के माइंड में एक आइडिया आता है, जिसके माइंड में आइडिया आ रहा है उसको प्रमोटर कहते हैं। तो यहाँ पे आपके जो स्टेजेस है वो आपको ABCD 4 दिए हुए हैं, 1 2 3 4। तो आपको ये 1 by 1 ही कर रहे हैं, यानी सबसे पहले नंबर पे डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया, तो आपको आइडिया वाला पॉइंट ही पहले लिखना है, उसके बाद ही दूसरे पॉइंट को लिखना है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट पॉइंट ये डाल दो या ये डाल दो, कुछ भी आपके मन में नहीं, आपको एक प्रोसेस में चलना है, स्टेजेस में चलना है। तो फर्स्ट स्टेज क्या कहता है, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। डिस्कवरी मतलब खोजना। पहले प्रमोटर क्या करता है, एक आइडिया खोजता है कि मुझे किस चीज में बिजनेस करना है, मैं क्या बेचूं, क्या बनाऊं, जिससे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसके साथ साथ वो और क्या देखता है कि मुझे बिजनेस किस चीज में करना है, कि या तो मैं ट्रेडिंग करूं, कि मैं सिर्फ पका हुआ माल, रेडीमेड माल उठा लूं और दूसरी जगह पे बेच दूं, या फिर मैं मैन्युफैक्चर करूं कि कच्चा माल लगा के वर्किंग प्रोग्रेस करके फिनिश गुड्स तैयार करूं फिर उन्हें बेचूं, या मैं सर्विस करूं, ठीक है। ये सारी चीजें वो देखता है। बाद में फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है कि जिस फील्ड में आपको जाना है वहां पे मार्केट में रिसर्च करनी पड़ती है कि ये बिजनेस चल पाएगा या नहीं, इस तरह के बिजनेस आगे चल रहे हैं, यानी कॉम्पिटिटर क्या है, आपको कहाँ से पैसा लगाना है, कहाँ से आपको मशीन्स खरीदनी है, किस तरह से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। आगे वो क्या करता है, असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। देखो बेटा फैक्टर्स वो 2 टाइप्स के लगाता है, एक तो ह्यूमन फैक्टर्स जिसमें आपके मैन पावर आ जाती है, जिसमें आपकी मैनेजर, लेबर, ये सब आ जाते हैं जिन्हें आप रखते हो, ठीक है, रिक्रूट करते हो, काम पर रखते हो। दूसरा बेटा आपका ह्यूमन के बाद आ जाते हैं फिजिकल फैक्टर, ठीक है। फिजिकल फैक्टर में आप क्या देखते हो कि आपके पास एक बिजनेस करने के लिए लैंड, यानी जिस पे आप बिल्डिंग बनाओगे वो है या नहीं, ठीक है, मशीन्स हैं या नहीं, प्लांट्स हैं या नहीं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपिटल है या नहीं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है कि क्या मेरे पास इतने साधन हैं कि मैं एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन सब चीजों को असेंबल मतलब जोड़ा जाता है। क्लियर? आगे हम बात करेंगे फाइनेंसिंग द प्रपोजिशंस, ठीक है। फाइनेंस में बेटा आपका पैसा किस तरह से अरेंज किया जाएगा, आप लोन लोगे बैंक से, या फिर आप शेयर्स इशू करोगे, या डिबेंचर्स इशू करोगे, कहां से आप पैसा अरेंज करोगे, ये सब इसमें आता है। फाइनेंसिंग में ये भी देखोगे, अगर आप शेयर्स इशू करोगे तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, या फिर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें भी आप ध्यान दोगे। और डिबेंचर अगर आप इशू करोगे तो कितने समय तक करोगे, शॉर्ट टर्म करोगे, लॉन्ग टर्म करोगे, इंटरेस्ट क्या दोगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ फाइनेंस में पहले ही डिसाइड करनी पड़ती है। तो ये आपका प्रमोशन यहाँ पे मैंने बता दिया। इसके स्टेजेस आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 by 1 आपको याद करने हैं, 4 स्टेजेस हैं। तो आगे हम बात करेंगे, चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। प्रमोशन के बाद सेकंड स्टेप आपका कौन सा आता है, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। आप बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे किस तरह से अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हो, ये हम पढ़ेंगे। तो ये आपका सेकंड स्टेप है। इसमें आप क्या करते हो, एक रजिस्ट्रार के पास जाते हो, गो टू द रजिस्ट्रार ऑफिस। बेटा ये हर स्टेट में अलग होता है, ठीक है। हर स्टेट का एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जिसमें आप जहां भी कंपनी खोलना चाहते हो वहीं जाते हो। मान लो कि आप जयपुर में कंपनी खोलना चाहते हो, राजस्थान में, तो वहां रजिस्ट्रार ऑफिस अलग होगा। दिल्ली में खोलना चाहते हो, दिल्ली में अलग होगा, ठीक है। या फिर आप गुजरात में खोलना चाहते हो तो गुजरात में स्टेट
रजिस्ट्रार अलग होगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जहां पे आपका मेन ऑफिस ऑफ द ब्रांच होगा वहीं पे आप उसके कंपनी को रजिस्टर्ड कराओगे। आगे फिल द डिटेल्स एंड फीस। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रार एक फॉर्म देता है जिसमें आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड कुछ डिटेल को लिखना पड़ता है और साथ में आपको फीस भी सबमिट करनी होती है। जब आपकी इंफॉर्मेशन से रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो एक आपको सर्टिफिकेट देता है, गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। ये आपको एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिलता है जिससे कि आपको ये अनुमति मिल गई है कि आपकी कंपनी यहाँ पे कानूनी रूप से लीगल रजिस्टर्ड हो गई है और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके 4 स्टेप हैं। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार, पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस और 4th आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इनके सभी के सब पॉइंट्स हैं तो हम एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट है आपका प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस। मैंने आपको अभी बताया कि हर स्टेट में क्या होता है, वन स्टेट में क्या होता है, वन रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है और आप वहां पे जाके अपना फॉर्म फिल कर देते हो कि हमें ये कंपनी रजिस्टर करानी है। क्लियर। और ये याद रखना कि जहां पे मेन हेड होगा आपका ऑफिस का वहीं आपको वो रजिस्टर्ड करानी कंपनी। सेकेंड पॉइंट है टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। अब यहाँ आपको कंपनी का नाम डिसाइड करना होता है। इसमें आप ध्यान देंगे कि कंपनी का नाम ऐसा ना हो कि जो ऑलरेडी किसी और कंपनी ने रख रखा हो, यानी आप किसी दूसरे की कंपनी के नाम को एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते। और दूसरा, कंपनी के नाम में आप किसी भी इस तरह के वर्ड को नहीं ले सकते, यूज कर सकते जिनकी आपको परमिशन सरकार के द्वारा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह जिस तरह से हो गए, तो इस तरह आप इन वर्डों का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो रजिस्ट्रार ये सेटिस्फाइड करेगा कि आपके द्वारा चुने हुए कंपनी का नाम किसी और कंपनी से तो मैच नहीं करता है। ठीक है, या आपने किसी भी नाम चुनते हुए किसी भी कानून का नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया है। ठीक है, और धारा 20 ये कहती है कि आपको अपनी कंपनी के लास्ट में लिमिटेड वर्ड भी यूज करना पड़ता है कंपनी के अंत में। ठीक है, नाम के साथ। थर्ड पॉइंट आपका कहता है टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। बेटा ये आपका इड्रा है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इड्रा एक्ट क्या होता है और ये कब आया, 1951 में। आई फॉर इंडस्ट्रियल, डी फॉर डेवलपमेंट एंड आर फॉर रेगुलेशन, ए फॉर एक्ट 1951 में आया, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किए गए थे 1953 में। कुछ सुधार भी किए गए थे जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हो और उसमें ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, टू मेक, फोर्थ पॉइंट कहता है टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स। यहाँ आपको ये देखना पड़ता है कि आप अपनी कंपनी में किन किन लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, जैसे कि कौन कौन आपकी कंपनी के ब्रोकर्स होंगे, कौन आपकी कंपनी के ऑडिटर्स होंगे। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप किसका नाम दोगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड। यहाँ पे आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एमओए और एओए क्या है आगे मैं डिटेल में बताऊंगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर कराने पड़ते हैं, प्रोस्पेक्टस भी छपवाना पड़ता है, ये मैं आगे आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। इन सब प्रोसेस के बाद आपको रजिस्ट्रार के पास अपनी एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र भेजना पड़ता है कि मेरी कंपनी को रजिस्टर कर दे। फिर आपका सेकंड पॉइंट है बच्चे, फर्स्ट स्टेज आपका क्लियर हो गया प्रिलिमिनरी एक्टिविटी। सेकंड है आपका डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार। यहाँ पे आपके 7 पॉइंट्स हैं, अभी मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर पेमेंट्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फी, इसके भी कुछ सब पॉइंट्स हैं, और फिर लास्ट में कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्लियर। बढ़ते हैं बच्चे, आगे पॉइंट कहता है डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास जब आते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। बच्चे ज्यादातर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये इम्पोर्टेंट होता है कंपनी जब रजिस्टर्ड की जाती है, इसके बिना कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। इसमें लिखा होता है कि कंपनी का गोल क्या है, कंपनी किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए आपने स्टार्ट की है, और उसमें कंपनी के पास क्या क्या अथॉरिटीज है, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है, उसके पास कितनी पावर है और क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है, ये भी उसमें लिखा होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें कितने हैं, और साथ ही साथ ये भी लिखा होता है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें 7 मेंबर्स के साइन भी होने चाहिए, कम से कम 7 मेंबर के हस्ताक्षर सिग्नेचर होने चाहिए, और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 पर्सन या मेंबर के सिग्नेचर उसमें होने चाहिए। किसमें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और 1 शेयर्स टेकन बाय मेंबर्स, पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंबर के पास 1 शेयर लेने का राइट होता है। 1 शेयर उसके पास होना चाहिए और उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए। क्लियर? तो ये होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी को रजिस्टर्ड कराते वक्त इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें ये लिखा होता है कंपनी का गोल क्या है, अथॉरिटी क्या है, किस तरह की कंपनी है, पब्लिक या प्राइवेट, और उनके मेंबर्स के साइन और स्टैंप, ठीक है, जो कि रजिस्ट्रार के पास दिया जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है? जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया है उसमें जो आपका गोल अचीव करना है, उसको अचीव करने के क्या क्या आपने रूल्स डिसाइड किए हैं। तो ऐसे आप याद रख लेना, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स की बात होती है, मेमोरेंडम एसोसिएशन में गोल रखे जाते हैं। रूल्स के साथ साथ यहाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंबर्स के साइन भी थे, और इसको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल को पैराग्राफ्स में प्रिंट कराया जाता है बच्चा, पैराग्राफ में, ठीक है। किसको? मेमोरेंडम, किसको? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिंट कराना यहाँ पे कंपल्सरी नहीं होता, आप चाहे तो इसकी जगह पे टेबल F भी पब्लिश करा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पब्लिक कंपनी में मैंडेटरी, अनिवार्य नहीं है, उसकी जगह पे आप टेबल F भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, जो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट योर कंपनी, कंपनी से रिलेटेड जो भी आपको सूचना देनी है वो कितने दिन के अंदर देनी है? 30 डेज, यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपको सूचना देनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, कि आपकी कंपनी के कितने डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के साइन, डायरेक्टर्स की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, ठीक है, सारी आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में देनी होती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो वहां पे आपको कोई भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती, नो रिटर्न इन्फॉर्मेशन कंपल्सरी, ठीक है। रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर अपनी मर्जी से आपकी कंपनी में आया है, उसका एक कंसेंट साइन, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें भी आपको रजिस्ट्रार में जमा करानी पड़ती है। और प्राइवेट कंपनी में ये भी जरूरी नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी में है तो आपको डायरेक्टर का कंसेंट होता है कि डायरेक्टर ने उस कंपनी से जुड़ने की अपनी सहमति दे दी है, वो अपनी इच्छा से कंपनी के साथ काम कर रहा है। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स, जो आपके शेयर्स हैं तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी आपको वहां पे रजिस्ट्रार को देना होता है, लेकिन ये भी प्राइवेट में रिक्वायर्ड नहीं है, पब्लिक में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सनल, आपकी कंपनी को कौन कौन चलाएगा, डायरेक्टर, मैनेजर, CEO, इन सभी के साथ आपका किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है, इसकी भी एक जेरोक्स कॉपी यहाँ रजिस्ट्रार को जमा करानी होती है। लेकिन पब्लिक कंपनी में ही ये इम्पोर्टेंट है, प्राइवेट में ये अनिवार्य नहीं है, नॉट इन प्राइवेट कंपनी। लास्ट पॉइंट क्या था बच्चे आपका? स्टेचुटरी डिक्लेरेशन, यानी वैधानिक डिक्लेरेशन। अगर रजिस्ट्रार आपकी सभी लीगल फॉर्मेलिटीज से
सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो आपकी कंपनी को एक लीगल स्टेटस दे देता है, आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड मान लिया जाता है। तो ये आपके 8 पॉइंट्स थे जब आपको डॉक्यूमेंट फिल करने होते हैं रजिस्ट्रार के पास। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में देनी होती है। अब आगे हम बात करेंगे इसकी फीस की। आगे हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फीस कि किस तरह से आपको फीस वहां पे करनी होती है। देखिए, जब आप अपनी कंपनी को रजिस्ट्रार कराते हो तो रजिस्ट्रार ऑफिस में इंफॉर्मेशन के साथ फीस भी देते हो। तो ये फीस किसके थ्रू दी जाती है, कहाँ दी जाती है? ये फीस आरबीआई के अकाउंट में, गवर्नमेंट अकाउंट में सबमिट की जाती है। ठीक है। अब इसकी जो फीस के जो रेट है वो आपके इंडियन कंपनी एक्ट 2013 की लिस्ट 10 के अनुसार अलग अलग रेट हैं। जो रेट ऑफ फीस है वो वहां पे दिए हुए हैं लिस्ट 10 में, उसके अनुसार आपको फीस देनी पड़ती है। अब धारा 9 के अनुसार, जो आपकी भारतीय कंपनी अधिनियम धारा 9 है, उसके अनुसार जब आपसे रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है, फीस ले लेता है, तो आपको एक सिन देता है। सिन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, धारा 9 के अनुसार। ठीक है, कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है और इस तरह का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, स्पेसिमेन। तो सर्टिफिकेट यहाँ देख लो, मैंने हाथ से ही बना दिया आपके लिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। इसका जो सर्टिफिकेट है उसमें ये लिखा था, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट डैश 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 नेम ऑफ द कंपनी, ये ब्रैकेट में लिखी होती है, इज दिस डे इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 की। इस दिन हमारी कंपनी एक्ट कौन सा वर्क करेगा? 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है। एंड दैट द कंपनी इज लिमिटेड, और कंपनी के साथ कौन सा वर्ड यूज होता है लास्ट में? लिमिटेड। गिवन अंडर माई हैंड एट दिल्ली, प्लेस कहाँ पे, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है? दिल्ली में। दिस 3rd day ऑफ द फेब, यहाँ पे डेट लिखी हुई है कि ये 3rd फेब एंड 19 डीड स्टैम्प, और यहाँ पे 2019 की डीड स्टैम्प भी दी हुई है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जितने रुपीज आपने कंपनी के हैं लगाई है कैपिटल वो भी, और स्टैम्प ड्यूटी ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख दी जाती है। सील ऑफ द रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्ट्रार की तरफ से स्टैंप लगा दिया जाता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी दिल्ली, यहाँ पे उसके हस्ताक्षर या साइन कर दिए जाते हैं। इस तरह का आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कैपिटल किस तरह से यूज होती है। फर्स्ट पॉइंट आपका कहता है बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है, कैन कमेंस इट्स बिजनेस, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज कैसे काम करता है? सबसे पहले कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेज, यानी जैसे ही आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तो अब आप क्या करते हो, अप्लाई ओनली टू पब्लिक कंपनीज विद शेयर कैपिटल। यहाँ पे कौन सी कंपनी शेयर के लिए अप्लाई कर सकती है? ओनली पब्लिक कंपनी। कौन सी बेटा? ओनली पब्लिक कंपनी शेयर के लिए अप्लाई करेगी। अब देखो शेयर्स जब आपको अप्लाई करने होते हैं तो कैसे काम करते हैं, कैसे शेयर्स अलॉट होते हैं वो हम पढ़ेंगे अंडर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। एक होती है अंडर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, एक ओवर, ठीक है। पहले हम अंडर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पढ़ेंगे। प्रमोटर कौन होता है बेटा? जिसके माइंड में बिजनेस का आइडिया आया था। एक प्रमोटर क्या करता है, हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल। कुछ काम करता है जिनसे कि वो कैपिटल कलेक्ट कर सके। अब वो कैसे पैसे इकट्ठे कर रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। कौन? प्रमोटर, जिसको एक आइडिया आया था बिजनेस मुझे स्टार्ट करना, उसने बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया लेकिन अब उसको पैसे चाहिए, और पैसे वो कैसे ले रहा है? वो जनता से ले रहा है। तो वो क्या कर रहा है, कैसे पैसे कलेक्ट करेगा? कंपनी क्या करती है, इशू करती है प्रोस्पेक्टस। कंपनी एक अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है, जिसमें कंपनी की डिटेल्स होती है, उसे प्रिंट आउट करवाया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हो अपने स्कूल्स के मैगजीन टाइप, इस तरह का ही होता है, उसमें फॉर्म वगैरह भी कुछ होते हैं।
अब वो क्या करती है, टू जनरेट टू जनरल पब्लिक, वो पब्लिक को इशू करती है और एक कॉपी उसकी कहाँ भेज देती है, रजिस्ट्रार, किसकी, प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास भेज देती है और बाकी जनरल पब्लिक को वो इशू कर देती है कि आओ हमारी कंपनी के डिटेल प्रोस्पेक्टस में पढ़ लो और हमारी कंपनी में अपना पैसा लगा दो और हम बाद में आपका पैसा सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ वापस कर देंगे और शेयर्स पे डिविडेंड देते रहेंगे। तो आगे हम पढ़ते ही कैसे काम करता है। एक कॉपी आपने कहाँ भेज दी, रजिस्ट्रार के पास। फिर बैंक क्या करता है, बैंकर्स रिसीव द एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। जब आपकी एप्लीकेशन जो रिसीव की जाती है, जो आपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनता से मांगी है, तो जनता वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के किसको देती है, बैंक के थ्रू वो रिसीव कराई जा रही है। ठीक है। इफ द कंपनी रिसीव्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और ये कब वर्क करता है, जब कंपनी ने एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है बेटा, मान लो मैंने 100 शेयर्स इशू किए हैं और उसका 90% मुझे रिसीव हो गया, यानी मेरे 100 में से 90% लोगों ने सब्सक्रिप्शन कर दिया, मतलब मुझे 90% लोगों ने मेरे शेयर्स को खरीद लिया है या एप्लीकेशन मिल गई है, तो वो होता है एक तरह से मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम अमाउंट गिवन इन द प्रोस्पेक्टस में आपके लिखा होता है कि मिनिमम अमाउंट कितना है, रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ शेयर, कि आप जब अपने शेयर्स को बेचोगे तो कितना आपको मिनिमम अमाउंट मिलेगा, ये भी प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। देन डायरेक्टर पास प्रपोजल ऑफ अलॉटमेंट होता है बेटा, आप अपने जो शेयर्स है, मान लो 100 रुपए का शेयर्स है तो आप किस्तों में पेमेंट कर सकते हो। 50 रुपए जैसे एप्लीकेशन मनी ले ली, अलॉटमेंट मनी होती है 25 रुपए, मान लो दोनों की मिला के 50 तो ये होगी। फर्स्ट कॉल पे पैसा मांग लिया जाता है 25 रुपए, सेकेंड कॉल पे मांग लिया जाता है 25 रुपए। ठीक है, यानी 100 रुपए को टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अलॉटमेंट मनी मांगी जाती है। अलॉटमेंट लेटर सेंड टू द एप्लीकेंट, और उसके बाद अलॉटमेंट का वो लेटर किसको सेंड कर दिया जाता है, एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन है, जिसने यहाँ पे शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, आगे आप क्या पढ़ोगे, अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज सेंड टू द रजिस्ट्रार। फिर अलॉटमेंट को वापस किसके पास भेज दिया जाता है, रजिस्ट्रार के पास। इफ कंपनी इज नॉट रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना, 90%, जितना उसने इशू ऑफ शेयर्स किए हैं उसका 90% उसको रिसीव हो जाना चाहिए पैसा। विद इन 120 डेज, 120 दिन के अंदर अंदर उसको पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, मान लो कि 10,000 के शेयर्स इशू किए हैं तो 9,000 उसको मिल जाने चाहिए। ऑफ इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, जितने प्रोस्पेक्टस में उसने शेयर्स इशू किए हैं उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसे 120 दिन के अंदर कंपनी को मिल जाना चाहिए। देन इट कैन नॉट अलॉट द शेयर्स एंड इट हैज टू रिफंड द मनी। अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएगी और पैसा रिफंड कर दिया जाएगा एप्लीकेंट को। ठीक है, अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% कंपनी नहीं ले पा रही है तो पैसा एप्लीकेंट को वापस कर दिया जाएगा, आगे शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। पब्लिक कंपनी इनवाइट द जनरल पब्लिक टू परचेज द शेयर्स ऑफ कंपनी। जो पब्लिक कंपनी होती है वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर ले। इट कैन नॉट अलॉट द शेयर, वो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते जब तक टिल द टाइम इट्स रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। 120 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाते। और ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ओनली कैश फॉर्म में ही आप कंसीडर करोगे, कैश को छोड़ के किसी और फॉर्म में आप पैसा नहीं लोगे। मनी कलेक्टेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, ये मनी जो शेयर इशू किए जाते हैं और मनी कलेक्ट की जाती है वो किस लिए की जाती है, ताकि आप असेट्स परचेज कर सको, असेट्स की पेमेंट कर सको, असेट्स में पैसा लगा सको। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रार के पास फीस ले रहे थे, तब आइडिया आ रहा था, भाग दौड़ कर रहे थे, तो वो सारे खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के होते हैं जो प्रमोटर्स अपनी जेब से लगा देता है। और जैसे ही कंपनी में प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं और मिनिमम
आ जाता है तो उनमें से वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का अपना प्रमोटर पैसा ले लेता है। अंडरराइटिंग कमीशन ये होता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपने नई नई कंपनी में शेयर्स इशू किए हैं और आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% नहीं मिलेगा, तो आप एक दलाल या ब्रोकर हायर कर लेते हो और उसको एक अंडरराइटिंग कमीशन देते हो। वो आपको गारंटी देता है कि अगर 90% शेयर्स नहीं बिके तो बाकी शेयर्स मैं परचेज कर लूंगा, यानी कंपनी अपने शेयर्स को बेचने में सफल होगी। उसके बदले वो अंडरराइटिंग कमीशन लेता है। ठीक है। रीपे बोरोइंग्स, कंपनी को स्टैब्लिश करने तक जो खर्चा आपने लोन लेके किया है उसकी भी पेमेंट करनी होती है, जिसके लिए भी शेयर इशू किए जाते हैं। और वर्किंग कैपिटल होती है जो डे टू डे या 1 साल तक कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं। क्लियर? तो ये सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कंपनी क्या कर देती है, शेयर या डिवेंचर्स इशू कर देती है। इफ कंपनी नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तो उसकी जगह पर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को दे देगी, टू द रजिस्ट्रार। एटलीस्ट कब तक? 3 डेज। और ये एडवांस में देगी कब से? प्रायर टू द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर मिलने से 3 दिन के अंदर अंदर पहले ही वो रजिस्ट्रार के पास स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस पहुंचा देगी, अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है। तो इस तरह से कंपनी के पास पैसा आता है। ठीक है, चाहे वो पैसा शेयर इशू करके आए, चाहे वो डिबेंचर्स को इशू करके आए, इस तरह से कंपनी स्टैब्लिश होती है। तो यहाँ तक मैंने आपको कंपनी का फॉर्मेशन ऑफ कंपनी समझा दिया है। आगे अगर आपको इससे समझना है तो मैं पार्ट 2 में इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी।